हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्टार से, और इसके अलावा हम इसको जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्मा के नाम से जानते हैं हम इसको। ठीक है, इन दोनों को हम कैसे कोरिलेट करते हैं और किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है जेड इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्ट की बात करें तो जेड इफेक्ट की एज ए डेफिनेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको पता चलेगा द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच अट्रैक्ट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नोन एज जेड इफेक्टिव। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एक एटम है, उस एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होंगे क्या, प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होंगी, उन शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मान लो हम एक क्लोरीन एटम का सेल ले लेते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन के अंदर 3 क्लोरीन एटम ले लेते हैं, तो क्लोरीन के अंदर 3 अलग अलग शेल्स बनती हैं। तो 3 शेल्स के हिसाब से उसमें क्या होना चाहिए, पहले वाले शेल के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। तो लास्ट वाले शेल जो होते हैं उसमें, पहले वाले शेल में तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और लास्ट वाले शेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब वो जो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको नाम से पता चल रहा है, जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट डाल रहा है किस पे, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल दिख रही है आपकी, जो बाहर वाली शेल है ना, इस शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को के न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी कि जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको, जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना उसके अंदर पावर लग रही है जिसको उसको अट्रैक्ट करने में। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसी तरीके से हम जब शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड सिग्मा। यहाँ मैंने ये जो लिखा ये है सिग्मा। ठीक है, मैं सिंबल यूज कर लिया था डायरेक्टली। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को भी हम समझते हैं। मैं क्लोरीन का फिर से एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 शेल होंगी, तो 3 शेल के अंदर जो पहली वाली शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दूसरी वाली शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और लास्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब जब आपको मैंने बताया था कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन को शो करता है, उसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि उसके बीच में शील्ड बन के खड़ा हो, यानी कि उसके बीच में बैरियर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पर होगा कि देखो, आपको पता है कि बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनकी वजह से कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पर अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम लोगों को समझना है क्वेश्चंस की मदद से। अब कैसे समझेंगे, देखना। मैं बात करता हूँ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को हम इससे भी डिनोट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। हम ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ करेंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। ये जो है जेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, और सिग्मा आपको पता ही है शील्डिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। हम इसका एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो Z माइनस सिग्मा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और सिग्मा के बीच में रिलेशंस की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि Z जो एटॉमिक नंबर है ना, और ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी बात समझना, जैसे ही सिग्मा यानी कि किसी भी
यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? रिपल्शन बढ़ेगा, है ना, उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? सिग्मा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा हमेशा बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर मान लो कभी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, कम होने की वजह से क्या होगा? नंबर जो Z जो है वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? Z बढ़ जाएगा। और Z के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्चुअल में Z स्टार बढ़ेगा, Z स्टार बढ़ेगा। और Z स्टार के बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो रेडियस है, ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और उस पर रेडियस पे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो क्या होगा? उसकी रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी Z स्टार बढ़ जाएगा। और Z स्टार के बढ़ने से क्या होगा? रेडियस जो होती है वो क्या हो जाएगी? रेडियस जो है वो कम हो जाएगी। Z स्टार का बढ़ने का मतलब है अट्रैक्शन बढ़ना। और सिग्मा के बढ़ने से क्या होगा? अगर सिग्मा बढ़ेगा तो हमेशा क्या बढ़ेगा बेटा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। और अगर Z स्टार बढ़ेगा तो इसका मतलब रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी मतलब अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो माइंड में सिर्फ इतनी सी बात रखना कि Z स्टार जब भी बढ़ेगा उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ेगा यानी कि रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पे मैंने मान लिया n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ऑर्बिट को। आपको पता है कि आप कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो शेल होती है, नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो वही इसी को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n डिफरेंट है, अगर n डिफरेंट है, नंबर ऑफ n जो है वो डिफरेंट है और Z स्टार क्या होगा? वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि Z स्टार यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। अब इसका एग्जांपल्स को समझते हैं कि n डिफरेंट है, यानी कि हम बात करते हैं जैसे कि 1s 2p 3d। यहाँ पर s p और d जो है ये तो ब्लॉक है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक। यहाँ पर इसके आगे जो एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा रखा है जिसकी 3 2 1, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट शेल को यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को, वन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड शेल को यानी कि सेकंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड शेल यानी थर्ड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? n जो है वो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब n बढ़ेगा तो Z पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो n बढ़ेगा तो Z पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? n बढ़ने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले तो ये न्यूक्लियस था, यहाँ पर एक ही शेल थी, ठीक है। एक शेल होने का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से क्या होगा? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हमने शेल बढ़ा दी, शेल बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या पड़ रहा होगा? रिपल्शन। और जो बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है। तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा? Z इफेक्टिव कम होने लगेगा। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में? ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर ऑर्बिट्स अगर चेंज हो रही हैं तो ऑर्बिट्स के अंदर जितनी कम ऑर्बिट्स होंगी उतना ही ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा। तो Z इफेक्टिव 1s का सबसे ज़्यादा होगा, 2p का कम होगा और 3d का उससे भी कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जब n सेम हो जाए, अगर हम बात कर रहे हैं जब n, ये कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये लेते हैं जब n क्या है? सेम है। इस कंडीशन में वो पूछ रहा है कि Z इफेक्टिव क्या होगा। अगर इन n जो है वो n यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तो उसमें Z इफेक्टिव क्या होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम S P D एंड F ब्लॉक की, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक की, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से समझना होगा कि जो S का स्ट्रक्चर होता है वो स्पेरिकल होता है, ठीक है ना। P का जो स्ट्रक्चर होता है डबल डम्बल होता है। अब S का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल है, इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरीके से हर जगह बराबर अमाउंट में जो है वो फैले हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो हर एक इलेक्ट्रॉन्स को बराबर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जब आप P की बात कर रहे हो तो P के अंदर जो उसका शेल का जो शेप होता है वो होता है डम्बल शेप। तो डम्बल शेप के अंदर क्या होगा? डम्बल शेप के अंदर ये होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी तरीके से जो है वो
हर एक कॉर्नर पे पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं है, तो डिवाइडेड नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर न्यूक्लियस से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक के अंदर जो लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एन सेम होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक की बात की जाएगी और ब्लॉक के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जेड इफेक्टिव होगा वो एस ब्लॉक में होगा, फिर पी ब्लॉक में, फिर डी ब्लॉक में, फिर एफ ब्लॉक में। फिर